बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सियासत की जो गर्मा गर्मी है वो अपनी जगह पे है और दूसरी तरफ मोहसिन बेग साहब का मामला भी, जो कि एडिटर हैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के, उनके ऊपर भी आज डेवलपमेंट है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल जो है उनको, एडवोकेट जनरल उनको बुलाया और उनसे ये कहा कि सेशन कोर्ट का जो फैसला है, जो रिपोर्ट हुआ है टीवी के ऊपर, के बारे में हम बता रहे हैं कि उसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए। और अब फैसला किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट जो है उन जज साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी जाएगी, यानी कि कार्रवाई जो हुकूमत पाकिस्तान है उन जज साहब के खिलाफ करेगी। अब उसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं, जो कि एडवोकेट जनरल ने टेलीविजन चैनल्स को बताए हैं। मसलन ये कि जज साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि FIR कब दर्ज हुई और गिरफ्तारी कब अमल में आई, वगैरह वगैरह। ये वो सवालात हैं जिन पे कंसर्न्स शो किए हैं हुकूमत ने, जिसके बाद ये फैसला जो है वो किया गया है। दूसरी जानिब जाहिर है कि अब इंसदाद दहशतगर्दी का मामला है जो कि उठाया गया है मोहसिन बेग साहब के खिलाफ, और अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहरहाल सियासी जो सरगर्मियां हैं वो अपनी जगह पे हैं इस वक्त, और सियासी सरगर्मियां अब लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी हैं, और इस जो एक मुतहरिक एनवायरनमेंट है तहरीकी अदम एतमाद के लिए, उसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि ये अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हुआ चाहती है। यानी यहाँ पे हुकूमत को, अपोजिशन को अपने वक्त का तयन करना पड़ेगा, और अगला एक हफ्ता जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम है कि वो इस एक हफ्ते के अंदर अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, उसको क्या रुख देंगे और क्या वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर पाएंगे कि नहीं। अपोजिशन कहती है कि हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। आज मरियम साहिबा ये कहती हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा, और एक तरह से अपोजिशन देखा जाए तो इसको एक सियासी जुए के तौर पे भी ले रही है कि उनको ये जुआ खेलना है तो किस वक्त पे खेलना है। तो हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या तहरीक अदम एतमाद आ पाएगी, और अगर आ पाएगी तो उसकी कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, फिर अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है वो भी हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि पूरा स्केड्यूल भी दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाकी हैं 27 फरवरी के लिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी। सो लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा तो तहरीक अदम एतमाद आएगी, या तहरीक अदम एतमाद आएगी तो लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। अवामी प्रेशर भी साथ शामिल किया जाएगा, और क्या अपोजिशन की बाकी जमातें भी साथ आएंगी। एक बहुत ही अहम सवाल होगा इस नौयत का, इस पे हम जरूर बात करेंगे कि क्या माहौल जो है वो बन सकता है, और क्या पीपल्स पार्टी ये माहौल बना सकती है या नहीं बना सकती। दूसरी जानिब जो इत्तेहादियों की मीटिंग्स हैं वो भी अपने, कल भी एक इजलास हुआ काफ लीग का, और परसों जो है जहांगीर तरीन साहब की जो सरबराही है उसके अंदर भी इजलास हुआ, और तरीन ग्रुप ने भी अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों का इकरार भी किया और अपने दरवाजे भी खोल लिए। लेकिन एक इबहाम जरूर मौजूद है, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि तरीन ग्रुप को या उनके जो हामी अरकान हैं उनको इस बात का की यकीन दहानी की जरूरत है कि अगर हुकूमत या वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो इसके बाद का मरहला जो है वो क्या होगा, क्या सेटअप बनाया जाएगा, कौन वजीर आजम होगा, पंजाब के अंदर क्या सिलसिला होगा। ये वो सारे सवालात हैं जो कि वो मुस्तकिल उठा रहे हैं, और उसका जवाब कहा जा रहा है कि 3 अहम क़यादतें जो हैं अपोजिशन की सिर्फ उनके पास है, और वो क्या है ये उसके अलावा किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं है। इधर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंदिया दिया है कि वो अपने जो नाराज अरकान हैं उनको काबीना में शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ जो उनके इत्तेहादी हैं, खास करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मुस्लिम लीग कायदे आजम है, इवन MKM, उन सब के जो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर होने के इम्कानात हैं। तो वज़ीर आज़म जो हैं वो ये जो एक जोड़ने जा रहे हैं इत्तेहादियों को, उनकी ये मूव कामयाब हो पाएगी, और क्या वाकई वो हुकूमत को या अपने इत्तेहादियों को खुश कर पाएंगे, ये बहुत अहम सवाल होगा। और अगले आने वाले 2 हफ्ते कम अज कम जो है वो कितने अहम हैं, और हमने ये भी पूछना है कि क्या कॉल्स का सिलसिला भी बंद हुआ है कि नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए जनाब सैयद फहद हुसैन साहब, जो कि मारूफ तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब मजहर अब्बास साहब, अगेन बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफत का, कॉलम निगार भी हैं और सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार भी हैं। जनरल एजाज अवान साहब दिफाई उमूर के माहिर हैं, और इसके साथ साथ उनके आपके सियासी
सियासी तबसरे भी आप सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। और सबसे पहले फाद साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपका कॉलम हम पढ़ रहे थे तो उसमें था कि लास्ट कॉल के तौर पे सेनेटर को ये बताया गया कि आखिरी कॉल है ये जो मिनी बजट के दौरान। तो ये, और दूसरी तरफ आपने हुकूमत का भी देखा कि जो सिलसिला मोहसिन बेग साहब के बाद एक सूरत हाल बनी है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत पैनिक कर रही है, उनके ऊपर दबाव है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, या वजूहात कुछ और? देखिए, उसको आसमा शुक्रिया, आप उसको पैनिक का लफ्ज कह दें, आप उसको घबराने का लफ्ज कह दें, आप उसको नर्वसनेस कह दें, कंसर्न कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन फीलिंग वही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और मेरे ख्याल में हुकूमत का जो एक पब्लिक बयानिया है वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत में इस तरह के लोग हैं सियासी तौर पर जो बड़े मैच्योर लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है और उनके ऊपर किस तरह का दबाव है। और दूसरा, हुकूमत के पास हमेशा अपने दूसरे भी वसाइल होते हैं जिनके जरिए उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत को ये मालूम है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और वो जेन्युइन दबाव है। अब सवाल ये कि उसको करना क्या है। एक तरीका ये हुआ जो आपने देखा कि जी हम ये वजारतों की बंदर बांट करेंगे। दूसरा ये हुआ कि मोहसिन बेग साहब जैसे लोगों ने कुछ कहा तो आप उनके ऊपर जो है वो एक बुलडोजर की तरह चढ़ जाएं। तीसरा ये हुआ कि अगर किसी जज ने कुछ कह दिया जिसका भी आपने इब्तदाई में जिक्र किया तो आपने उसको भी अपनी इज्जत का मसला बना लिया। ये सारे वो साइंस हैं कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप में एक खास तौर की जारियत आ जाती है उस प्रेशर को हटाने के लिए। तो ये हमें नजर आ रहा है। और ये आप नोट करें कि यानी क्रिकेट में भी, कप्तान साहब हैं तो अगर क्रिकेट की थोड़ी एनालॉजी इस्तेमाल कर दें, क्रिकेट में भी दबाव वही डाला जाता है कि जब उन्हें लगता है कि बैट्समैन जो है वो घबरा रहा है तो वो फील्डर जो है उसे करीब ले आते हैं बहुत सारे कि ये और प्रेशर में आएगा और गलती करेगा। तो ये उसी तरह का कुछ गेम चल रही है। तो इस वक्त खिलाड़ी कौन है? कप्तान है या अपोजिशन है? क्रीज पे तो कप्तान है, क्रीज पे तो कप्तान है, वो आउट करने आ रहे हैं, वो गुगली भी करा रहे हैं, वो फील्डर भी करीब ला रहे हैं, और वो अपने खिलाड़ी जो है सारे वो करीब ला रहे हैं ताकि और दबाव बढ़े और वो कुछ गलती करें। अच्छा, मज़ा साहब, ये चूंकि क्रिकेट से आपको भी बड़ा शगफ है तो अभी जो फाहद साहब ने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं, अगर आप उसी को इस्तेमाल करते हुए कहें कि अब ये गुगली किसकी कामयाब होगी और स्पिन बॉल कौन करा सकता है और फास्ट बॉलर कौन है अपोजिशन के अंदर। आपने अभी बड़ा प्यारा पीस लिखा नए सिलेक्टेड की तलाश के नाम से। सर शुक्रिया आसमा। देखिए, वो कल अगर आप में से किसी ने वो मैच देखा हो तो वसीम अकरम और बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, बस वही सिलसिला मुझे यहाँ लग रहा है। अब वसीम अकरम जाहिर है ग्राउंड में नहीं थे, ग्राउंड से बाहर थे, लेकिन वो बाबर आजम को बुला के कुछ डांट डपट कर रहे थे। तो अभी सिलसिला वहां है, उधर लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही। और जाहिर है जो इस वक्त जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं वो घबराने वाले ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं। मैं सबको मशवरा देता हूं कि घबराना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद घबरा रहा हूं। ये जो ऑप्टिक्स हैं ये फिर बाकी जो आपकी टीम है उसमें डिमोरलाइजेशन लाती हैं। ये जो कल जो फैसला हुआ ये कि जी वजारतें देंगे, तकसीम करेंगे, ये सारा वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको वो प्रेशर फील हो रहा है, आपको ये नजर आ रहा है। तो अब आप को ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है उन लोगों पे जिन लोगों ने इत्तेहादी आपके हवाले किए। अब आप खुद इत्तेहादियों के साथ डील कर रहे हैं, इत्तेहादियों को वजारतें ऑफर की जा रही हैं, उनकी जो डिमांड है उनको मानी जा रही है और वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सारे इत्तेहादी अगर एक तरफ हो भी जाएं और रहें भी, और अगर एक शख्स जो है वो अपने कार्ड्स दूसरी अंदाज में खेलना रह गए, और वो जहांगीर तरीन साहब हैं, इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर वो हैं। तो अगर जिन लोगों से मामला बिगड़ रहे हैं, अगर वो उन लोगों ने हाथ पीछे कर लिए हैं और वो लोग जो है अब इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते और उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर ये मामलात नहीं संभल पाएंगे। सही। अच्छा, और अगर उनसे मामलात तय आपके हो जाते हैं, उनसे मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो जाएंगी। सही। अच्छा जनरल साहब, चूंकि अब क्रिकेट की बात हो रही है तो जब सारे प्रेशर बढ़ जाता है प्लेयर के ऊपर और एक रन लेना होता है और फिर उसके बाद बॉल भी एक ही होती है, तो जो बैट्समैन है वो फिर या तो छक्का लगाएगा या फिर रन आउट होने के उसके इम्कानात होते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जो क्रीज पे खड़ा हुआ कप्तान है जिसके इर्द गिर्द सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो चुके हैं, वो छक्का लगाएगा
یا جو ہے وہ گیند باؤنڈری کے باہر کراس کرنے کے لیے کوئی غلطی کر سکے گا؟ ہاں دیکھو، کرکٹ میں تو کچھ بھی ممکن ہے اسما. جاوید میاں داد بھی ہے جو آخری بال پہ چوکا چاہیے ہو تو چھکا لگا دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے گھیرا تنگ کیا اور انہوں نے اٹھانے والے جس کے ہاتھ میں بلہ ہے اس نے بال اٹھا دی ہے اور وہ باؤنڈری سے پار چلی جاتی ہے اور سارا سین ہی بدل جاتا ہے. تو یہ کرکٹ میں تو کچھ بھی ممکن ہے، بٹ پاکستانی سیاست میں دیر از نیور اے ڈل مومنٹ. آئی تھنک وی آل ایگری. صحیح بات ہے. کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ ڈے ون سے دھاندلی سے کام نعروں سے شروع کرتے ہیں اور آخری لمحے تک حکومت گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. فارورڈ بلاکس کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جس دن عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے ان دنوں میں خبر گرم تھی کہ 70 آدمی نون کے چھوڑ کے جوائن کرنے کو تیار ہیں. پھر وہ 45 ہو گئے، پھر ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہوا. بالآخر انہیں عدالت نے گھر بھیجا. تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جب کچھ ہونا چاہیے یا انسٹیبلٹی کریٹ کرنی چاہیے. ٹھیک بات. میرے خیال میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، شاید وہ اسٹیبلٹی کے آپشن کے لیے جائیں گے. ڈسرپشن اور انسٹیبلٹی کی آپشن بڑی امیچیور آپشن ہوگی. سیاستدان تو ہر لمحے چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور الیکشن ہو جائیں، لیکن جو اس وقت جو جہاں پہ بات پھنسی ہوئی لگتی ہے مجھے اپوزیشن کے درمیان، وہ یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ ہوگا کیا؟ عدم اعتماد کی صورت میں تو نئی حکومت بنانی پڑے گی. تو پھر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اور وہ ایسا نورا کہاں سے لائیں گے جو 1.5 سال بیٹھنے کی بجائے وہ کہے گا چلو جی آپ نے حکم کیا تو اب میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں. انتخابات کے لیے چلے جاتے ہیں. جو سب سے بڑی پارٹی جو اس میں ساری ڈسرپشن کوز کر سکتی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کی تو میجورٹی ہی نہیں ہے. بالکل کہ وہ کیا کریں گے؟ میجورٹی میں تو مسلم لیگ. اچھا بالکل. لیکن سر امپائر کا کردار جو ہے سر، وہ امپائر کا کردار وہ پوچھ کے پھر میں ذرا تماشائیوں کے لیے سوال صاحب پہ چھوڑوں گی. امپائر کا کیا کردار ہے؟ ہاں میرے خیال میں امپائر چاہے گا کہ میچ کے 20 اوورز پورے ہوں اور ریزلٹ جو ہے وہ 20 اوورز کے بعد ہی آئے، ان بٹوین نہ آئے. اچھا یعنی میچ پھنس جانے کی صورت میں بھی یہی چاہے گا کہ یہی کپتان کریز پہ رہے؟ بالکل. دیکھو امپائر تو تبھی ہے نا کہ وہ امپائرنگ کرتا رہے اور میچ جتنے لوگ بار اگر 40,000 آدمی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں یا 22 کروڑ بیٹھے ہیں تو پھر ان کو پورا میچ تو دیکھنے دیں. کیونکہ یہی ڈیمانڈ ہے، خوبصورتی کھیل کا یہی ہے کہ پوری ٹیموں کا اپنا اپنا پوٹینشیل سامنے تبھی آتا ہے جب سارے 20-20 اوور کھیل لیں. اچھی بات کی ہے سر. اب یہ تماشائی جو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں، ہم ان کو عوام کہہ سکتے ہیں، وہ ٹکٹ دے رہے ہیں ویسے اس وقت پیٹرول کی قیمتوں کی صورت، ان کا کیا کریں گے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جسٹ انالوجی چونکہ ہم کرکٹ کی استعمال کر رہے ہیں. جی سر بالکل. تو تماشائی تو 22 کروڑ لوگ ہیں جن کے سٹیکس ہیں. عوام کے ہاتھ میں رزلٹ ہوتا نہیں ہے. ہاں وہ تو صرف تماشائی ہیں، اسی لیے تم کہہ رہے ہیں صرف تالیاں بجاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تماشائی کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ جیسے یہ لانگ مارچ ہے، یہ ظاہر ہے پریشر تو اپوزیشن پارٹیوں پہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. مجھے کوئی ایسا کریڈیبل لیڈر اپوزیشن میں نظر نہیں آتا جو لوگوں کو موبلائز کر سکے. اچھا آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک بات. دیکھیے لانگ مارچ تماشا کئی بار ایسے کرکٹ میں ہوتا ہے کہ تماشائی جو ہیں وہ غصے میں یا خوشی میں جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر گھس آتے ہیں، گراؤنڈ کے اندر گھس آتے ہیں اور وہ پھر میچ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. بہرحال اگر ہم اس انالوجی سے تھوڑا سا آگے چلیں تو اور واپس آ جائیں گے اس پہ. دیکھیے میرے خیال میں جو یہ پبلک ایونٹس ہیں، لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی، پی ڈی ایم کی، اس کا یہاں تک تو اس کا رول ہے کہ وہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو عدم اعتماد کا جو فیصلہ ہونا ہے اس میں لانگ مارچ کا اتنا بڑا رول نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بہت فیکٹرز ہیں اور میرے خیال میں اپوزیشن کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں. دیکھیے میں نے بھی آج یہی لکھا تھا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے وہ صرف 3-4 لوگوں کو پتا ہے. آپ کہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں. لیکن ایک تو نواز شریف صاحب کو پتا ہے، بالکل. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے جی. ایک میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا علم ہے. عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن زرداری صاحب کو بھی اور زرداری صاحب کو بالکل، اور کچھ میرے خیال میں کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو ویسی پتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے جتنے اپوزیشن والے ہیں ان کا بھی جو ہے حال میرا اور آپ والا ہی ہے. وہ صرف وہ ہم سے ہی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. درست بات. اچھا، لیکن کیونکہ میاں نواز شریف نے ایک رسک لیا ہے جو کہ مریم صاحبہ نے کہہ بھی دیا، میرے خیال میں وہ اتنا بڑا ان کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ رسک لینے کی. آپ کو تو یاد ہے وہ کئی سالوں سے کہتے آ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف الیکشن کروانے، اس سے پیچھے ہمیں اور درمیان میں کچھ بالکل عدم اعتماد پہ تو نام نہیں آتے تھے. پی ڈی ایم تھوڑی اس بات کے اوپر. اب یہ اس وقت پہ آ کے یہ کہنا، حالانکہ اگر وہ نہ کرتے تو سال تو رہ گئے. صحیح بات ہے. کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ واقعی میں جوا کھیلنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے، یا اس طرح کی گارنٹی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ انہوں نے یہ رسک لے لیا ہے؟ میرے خیال میں ان کا کانفیڈنس یہ بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. اور وہ لانگ مارچ نہیں ہے، وہ نمبرز گیم ہے. اور وہ نمبرز گیم جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ امپائر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ اپنی گیم کریں، اور اگر آپ میچ جیت سکتے ہیں تو جیتے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا یہ ہے کہ وہ نمبرز کہیں نہ کہیں سے پہلے سے کمٹ ہو گئے ہیں اور پبلکلی نہیں کیے جا رہے. بالکل. یہ ویسے مزہ صاحب بہت زبردست بات فہد صاحب نے کی ہے. کچھ اس قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ دباؤ بڑھے گا اور غلطی کا امکان ہوگا، یا امکان کتنا، کیا اس کی بھی اپوزیشن نے کوئی کیلکولیشن کی ہے؟ کیونکہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ جہاندیدہ کھلاڑی ہیں. اس ظاہر ہے خان صاحب ظاہر ہے کرکٹ کی دنیا میں بھی، سیاست کی دنیا میں بھی ان کا ایکسپیرینس اب تو ہے، لیکن حکومت کا ایکسپیرینس ان کا پہلا ہے. تو وہ جج نہیں کر پا رہے اس وقت، اور کیا غلطی کر سکتے ہیں وہ؟ کس قسم کی غلطی ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں آپ نے اعزاز سید بڑا ہمارا سینئر پیارا صحافی ہے، اس نے خبر دی کہ 2 حکم نامے صدر صاحب کے پاس ہیں. تردید کی صدر صاحب نے دبے لفظوں میں، لیکن کہہ رہے 2 حکم نامے ان کے پاس موجود ہیں اس وقت. دیکھیں آسما، جو فہد نے بہت اچھی بات کی. اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ جیمرز کب لگتے ہیں. اگر جیمرز لگ گئے اور کال ریسیو نہیں ہونی شروع ہوئی تو اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے. ابھی تک مجھے لگ رہا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کو سیٹ بیک کہاں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو سیٹ بیک ان کے جو صحیح معنوں میں جو 2 لوگ تھے جو سیاسی طور پہ چیزوں کو بہت سمجھتے تھے، وہ آج مسنگ ہیں. ایک تو الگ ہی ہو گئے ہیں، جہانگیر ترین صاحب، اور دوسرے پرویز خٹک صاحب ہیں جو بہت زیادہ خوش نہیں ہیں صورتحال سے. اور اب یہ جو اطلاع ہے کہ ان کے ایک تو وہ خود منسٹر آف ڈیفنس والی منسٹری ان کو اچھی نہیں لگ رہی، اس میں بھی آپ ایک منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہم اسے دینے جا رہے ہیں. لیکن پرویز خٹک صاحب جو انہوں نے کسی حد تک وہ کیا ہے کہ اگر وہ اگلا فیز بلدیاتی الیکشن کا جتا دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو وہ اس چیز کی ایشورنس چاہتے ہیں کہ اگلے چیف منسٹر وہ ہوں خیبر پختونخوا کے. لیکن وہ پولیٹیکل کھیل جو پرویز خٹک کھیلا کرتے تھے، اتحادیوں سے بات کرنا، ادھر سے بات کرنا، وہ کھیل کھیلنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اب عمران خان صاحب کے پاس کون ہے؟ اب پولیٹیکل مائنڈز کون ہیں ان کے پاس؟ شاہ محمود قریشی سے وہ کمفرٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک پرانا مسئلہ ہے ان کا کہ شاہ محمود قریشی سے کبھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ وہ ملاقات چودھری سرور سے بھی نہیں کر رہے. چودھری سرور ایک زمانے میں بہت زیادہ ان کے سیاسی طور پہ ان چیزوں کے قریب ہوتے تھے. اب ان کے پاس جو ٹیم آف ایڈوائزرز ہیں، جو پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں، وہ بہت کمزور ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ کہیں وہ بڑی غلطی نہ کر پائیں، کوئی ایڈونچرزم میں کوئی بڑا ایسا فیصلہ نہ کر پائیں کہ جو صورتحال اور خراب کر دے. اچھا، یہ میرا خیال ہے جو اس وقت عمران خان صاحب مس کر رہے ہیں، جی ہاں، وہ ان پولیٹیکل مائنڈز کو مس کر رہے ہیں جو عمران خان کو پچھلے کئی سالوں سے لے کے چل رہے تھے. اچھا جنرل صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے چونکہ امپائر کی، تو بار بار اپوزیشن کہتی تھی امپائر نیوٹرل ہو، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ واقعی سیاستدانوں کو موقع دیں کہ اب وہ خود ہی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ڈیل کریں؟ تو وجوہات کیا ہے نیوٹرلٹی کی سر؟
आई हैव नो आइडिया कि वो कब नॉन न्यूट्रल थे और कब न्यूट्रल हो गए हैं। आई वुड नॉट लाइक टू। सर आपने गुगली करा दी हमें, आपने हमें गुगली करा दी। ठीक, जनरल साहब आपको सलूट करने का दिल चाह रहा है। आप भाई हैं, मैं तो आप दोनों से सीख रहा हूँ कि कितनी ये बसात कैसे बिछी हुई है। नहीं, वो ऑपोजिशन का तो जनरल साहब, ऑपोजिशन का तो वो इल्जाम था ना, अगर वो कि मैं अगर वापस क्रिकेट की एनालॉजी पे आ जाऊं, कि वो जो क्रीज पे जो हुकूमत के बैट्समैन है वो जब हिट लगाते हैं तो दूसरी साइड से अंपायर रन लेने के लिए भागना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा था आप अंपायर को कि आप खेले ना, आप अंपायरिंग करें। तो अब वो शायद अंपायरिंग करने पे आ गए। सर योर कमेंट। अच्छा, मेरे ख्याल में आज तक अंपायर का रन काउंट तो कभी नहीं हुआ, मैंने रन लेते देखा नहीं अंपायर को। अच्छा जुमला है सर। मैं पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में कभी एक रन भी किसी अंपायर का नहीं गिना जाता। ये बात तो है। अच्छा बिल्कुल, चले अब इसके ऊपर ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं कि अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या है। और जैसे फहद साहब ने कहा कि इतना बड़ा जुआ मियां साहब इस पे एग्री कैसे किए हैं। अचानक शहबाज शरीफ साहब की जो लंच की दावत थी उसके ऊपर जरदारी साहब बिलावल साहब के साथ कैसे पहुंचे। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फहद साहब, ये जो ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे पॉइंट छोड़ा था कि मियां साहब का इतना बड़ा जुआ खेलने का फैसला या रिस्क लेने का फैसला जो था वो उसके पीछे आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अवामी दबाव, पार्टी का दबाव, या फिर उनको लगा कि ये राइट टाइम है कि जिसके ऊपर हमें इस मूव के लिए तैयार होना चाहिए? आसमा, अगर स्पोर्ट्स की एनालिसीज हो रही हैं तो आप मुझे और इजाजत दें। जी सर, बिल्कुल, आजकल पीएसएल चल रहा है तो अच्छा अब आ जाए, अच्छा क्रिकेट ही खेलते हैं। नहीं, अब आ जाए जरा बॉक्सिंग रिंग में। देखिए उसकी एनालॉजी मैं आपको ऐसे दूंगा कि वो एक बॉक्सर है जी, वो उसने दूसरे को लगाया है और वो उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। अब वो क्या ये कहेगा कि मैं इसको दूसरा भी जड़ूं और नॉकआउट करूं, या मैं 4 राउंड वेट कर लूं और फिर इसको नॉकआउट पंच मारूंगा। मियां साहब को इनकी ये लॉजिक है कि अभी इस गवर्नमेंट के पैर उखड़े हुए। अगर आपने 4 राउंड और वेट करना है तो तब तक तो मुमकिन है कि वो उसके पैर संभल भी जाएं, उसका सांस भी वापस आ जाए और वो जो घबराया हुआ है उसको ज़हनी तौर पर भी ठीक हो जाए। यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में कल को हो सकता है महंगाई भी कम हो जाए, इन्फ्लेशन इंटरनेशनली कल को जो एक पेज के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं, कोई तयनातियां होनी हैं वो भी हो जाएं, और तो कल का किसको पता है। सही बात। तो लॉजिक ये है कि जो जब आपका दुश्मन सबसे कमजोर है उस टाइम उस पर हमला करें। तो ये उनको लगता है कि ये वक्त है, ये वो वक्त है हर हवाले से, मईशत के हवाले से, सियासी तौर पर जो है वो यके बाद दीगरे इनको शिकस्तें हो रही हैं। बाई इलेक्शंस में भी, केपी में भी 1 पेज के हवाले से मामलात गड़बड़ हुए हुए हैं और ऑपोजिशन जो है वो सारी खुद एक पेज पे आई हुई है। तो ये उनके लिए एक गोल्डन मौका है कि और पब्लिक प्रेशर भी मौजूद है, और पब्लिक प्रेशर भी बना हुआ है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये सारा कुछ अगर आप सामने रखें तो इनके पास वो तमाम तर हथियार हैं जिससे वो कर सकते हैं। असमा, मेरी जो बातचीत हुई है कुछ लोगों से, मुझे ही बताया कि देखिए इस टाइम जो स्ट्रेंथ है वो 163 ऑपोजिशन की है और 178 जो है वो गवर्नमेंट की है। इनको 9 लोग और चाहिए, लेकिन 9 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखें ना, सिर्फ अगर 9 लोग हैं तो आपको पता है उस दिन एकदम कुछ लोग जो है उनको नजला भी हो जाता है, बिल्कुल, खांसी आ जाती है, कॉल भी आ सकती है, कुछ को एकदम बड़ा जरूरी काम याद आता है अमेरिका का, और वो अमेरिका चले, ये तो होता है। तो मुझे ये बताया गया है कि ऑपोजिशन की जो इंटरनल उनकी असेसमेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें सेफली खेलना है तो हमें 20 से 22 लोग चाहिए। उसमें से अगर लोग झड़ते भी हैं तो फिर भी हमारे पास आएंगे। ये 20 से 22 कहां से आएंगे? मेरे ख्याल में इसमें देखिए पीएमएलक्यू और इत्तेहादियों का अहम रोल है, लेकिन जिस तरह मजहर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तरीन साहब गेम वो है। और इनकी असल लॉजिक ये है, जो असल इस टाइम, यानी अगर आप कहना कि इनको अगर आइडियल सिचुएशन ऑपोजिशन की, वो ये है कि इनके पास काफ लीग के बगैर नंबर पूरे हों। ये इनका टारगेट है कि अगर एमक्यूएम भी आ जाए, बाकी काफ लीग ना भी आए तो हमारे नंबर हो जाए, और वो उनके पास नंबर है। अब देखें, ये वो जो आप बात करी ना कि लंदन में कॉन्फिडेंस कहां आ रहा है, मेरे ख्याल में ये तमाम तर कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं हुई, वो जिस बुनियाद पे वो कैलकुलेशंस हुई हैं उस पे कुछ गारंटीज हुई हैं। अब आखिरी दिन क्या होता है
یہ تو بات ظاہر ہے وہ کچھ کہ بھی ہو کچھ سکتا بھی ہے. بالکل صحیح بات. یہ وہ جوا ہے جو انہوں نے میرے خیال وہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. لیکن جو تعیناتیوں کی بات ہو رہی تھی جنرل صاحب, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اوپنلی جو بات ہو رہی ہے بہت کہ جی چونکہ آگے معاملات ہیں ایکسٹینشن کے ہیں یا نئے چیف کے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں کسی بھی وقت, تو آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے ادارے کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اور کیا پرائم منسٹر واقعی ایسا کوئی رسک لے سکتے ہیں کہ فوری طور پر اناؤنس کر دیں؟ میرے خیال میں نہ ایسی کوئی وجہ ہے, نہ پرائم منسٹر ایسا کوئی کام کریں گے, نہ اس کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 چیف ہوا نہیں کرتے, لہذا یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں نا وہ آرمی کے ماحول سے واقف نہیں ہے کہ 6 مہینے پہلے کوئی اور چیف نامینیٹ ہو جائے. ایسا نہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ایک وقت میں 2 چیف رہ سکتے ہیں. ادھر تو جب کمانڈ چینج ہوتی ہے کور کی یا ڈویژن کی, ہم تو آرمی کی کمانڈ کی بات کر رہے ہیں, صحیح بات. جب کور یا ڈویژن کی کمانڈ بھی چینج ہوتی ہے تو پہلا کور کمانڈر دوسرے نئے کور کمانڈر کے آنے سے 12 گھنٹے پہلے اسٹیشن چھوڑ جاتا ہے. کوئی ہینڈنگ ٹیک اوور نہیں ہوتی. اور یہ ابھی روایت ڈلی کہ جی چلو اس دن آئے مل کے چائے پیئے, اور وہ کین ہینڈ اوور کرنے کی ایک رسم جس کا جنرل کیانی صاحب نے ابتدا کی وہ شروع کر دی گئی, اور وہ ہوتی ہے ایک اوور اے کپ آف ٹی. تو آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ 15 نومبر سے پہلے ہو سکتی ہے. جو بھی چیف ہو, پرائم منسٹر کے پریروگیٹو ہے کہ وہ کس کو بناتے ہیں, لیکن 15 نومبر سے پہلے ایسا ہونے نہیں جا رہا. لیکن سر ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے, نہ کرنے کی ضرورت. ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے. ایکسٹینشن کی کیا, دیکھیں ایکسٹینشن ہونے کو ہو بھی سکتی ہے, لیکن اس کی ضرورت کیا ہے یہ بھی فیصلہ پھر ایکسٹینشن کون کرے گا. پرائم منسٹر کریں گے تو کیا آرمی چیف اس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ آرمی چیف کو زبردستی 1.5 سال اور نہیں بٹھایا جا سکتا. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا. 6 سال کا ٹینیور ان کا ہو چکا ہے. اب مزید اگر کوئی انہیں 1.5 سال بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال میں ایسا ہونے نہیں جا رہا, اور یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو ڈسکس بیفور نومبر. میرے خیال میں آئینی طور پہ درست ہوگا, کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہوگی, ہو سکتا ہے, لیکن ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ 15 نومبر سے پہلے نہیں ہوگا. چلے یہ تو بڑا آپ نے وضاحت کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں. جی سر. دوسری بات ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب نے کیوں یہ رسک لیا ہے, ایک یہ تو بڑی ہم پوزیٹو, وی آر گیونگ آل مارکس ٹو میاں صاحب, لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں میاں صاحب کی ڈس اپوائنٹمنٹ کہاں ہوئی اور انہوں نے کیوں ہتھیار ڈال دیے. واپس وہ نہیں آ رہے, واپس آنے کی امیدیں ختم ہو گئیں. انہیں جو آ کر جیل سے فوری ضمانت چاہیے تھی اس کے آثار نہیں ہیں. وہ جو عمر بھر کی نااہلی ختم ہونے کی امیدیں تھیں وہ بھی نہیں ہیں. تو جب یہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا تو وہ کہیں گے شہباز شریف کو کہ آپ بڑے عرصے سے بےتاب تھے لیڈ رول لینے کے لیے, اب آپ لیڈ رول لے کے دیکھیں. اور وہ جب چودھری صاحبان کے گھر گئے ہیں تو انہیں جواب مل گیا ہے. اچھا, یہ تو بالکل صحیح بات ہے سر. اچھا, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی تفصیلی اس میں بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا اور ہوگا بھی نہیں, اور کیوں ضرورت ہی کیا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ اس طرح اتنی جلدی اناؤنسمنٹ کرے. دوسرا, ترین صاحب کا جو کردار ہے, جو میاں صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دوسرا اینگل یہ ہے کہ وہ کیوں آئیں گے. صاحب کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں. جی پھر میں بس صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی دیکھیں, ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی وجہ نہیں بنیں گے. ان کی ناراضگی ہے اپنی جگہ, لیکن وہ آنے والے جنرل انتخابات کے لیے وہ اور ان کی جو ایک گروپ ہے وہ سارے اس کے لیے ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں. اس کے لیے وہ کچھ ضمانتیں چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا نقشہ بنے گا نیکسٹ جنرل الیکشن میں, اور لوکل باڈیز میں ان کے کینڈیڈیٹس کو کہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اور یہ پولیٹیکلی ڈویبل ہے اگر عمران خان, لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ لیں گے بھی نا سر, وہ اس کے بدلے میں کچھ لیں گے بھی. اگر وہ یہ مانگ رہے ہیں تو جن سے مانگ رہے ہیں ان کو کچھ دیں گے بھی. دیں گے کب وہ, یہ ایک اہم سوال ہے نا کہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا سب کچھ. تو میں یہ مذہب سے پوچھ لیتی ہوں. مذہب تو وہ انہوں نے مانگنا عمران خان سے ہے نا, اپوزیشن تو انہیں کچھ نہیں دے گی. اوکے, اچھا, یہ زبردست بات آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے. مذہب آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ جو 22 لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہمارے ہی پروگرام میں 2 پیپلز پارٹی PMLN کے سینئر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ D سیٹ بھی ہوتے ہیں تو ہم سہارا دیں گے, ٹکٹ بھی دیں گے, جتوائیں گے بھی,
एडजस्टमेंट भी करेंगे। और हमारी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान पंजाब के अंदर इस तरह की अरेंजमेंट भी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि तरीन साहब वाकई अगले सेटअप के लिए कुछ गारंटीज मांग रहे हैं, या इस सेटअप में वो कुछ देंगे और फिर आगे लेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि दो चीफ नहीं रह सकते, लेकिन एक चीफ तो रहता है ना। अब वो किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर का अपने ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो वो अनाउंस कर सकते हैं किसी वक्त भी। यानी बहुत पहले भी चीजें होती हैं, हमने देखा ना 12 अक्टूबर ऐसे ही तो हुआ था, ऐसे ही नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी चीज फिलहाल नहीं लग रही। ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त नहीं लग रही है। सिचुएशन स्टैंड टुडे। अभी क्या लग रहा है? अभी ये लग रहा है, ऑपोजिशन ये फील कर रही है कि वो जो प्रेशर आज से साल भर पहले वो था, वो प्रेशर वो अब नहीं है। वो जो एक हाथ रखा हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, वो अभी नहीं है। ये ऑपोजिशन फील कर रही है कुछ ऑप्टिक्स देख के। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है अभी अगले पिछले 24 घंटों में, और वो हुई है कि पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शंस का ऐलान हो गया, अनाउंस हुआ पहले फेज का। अच्छा, जब ये ऐलान हुआ तो इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि प्राइम मिनिस्टर अब पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम नहीं चला सकते। और इसके माने ये भी हुए कि शायद ऑपोजिशन की पार्टीज के लिए भी डिफिकल्टीज हो, क्योंकि पंजाब में अगर वो बाहर से लेके जाएंगे और उन हलकों से जाएंगे जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहां भी जो है ऑब्जेक्शन आ सकता है। कल तो वो जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन, कल तो अवाम से खिताब करेंगे। हाँ, कल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के प्लान जो है वो सुनाए मुलतवी हो गए हैं। दूसरी बात ये कि जो मरियम नवाज साहिबा का वो जो अपील वाला है, वो भी 1 महीने के लिए टल गया है, आगे चली गई है सिचुएशंस। इसके बीच में देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास, ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस अपने लिहाज से कम हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपनी जगह इंटैक्ट नजर आ रही है। अब अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, कोई चीज नहीं होती, लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं और उसमें नून लीग जीत जाती है, और उसमें नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक न्यूट्रल रोल है, तो फिर तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर तो पीटीआई के लिए एक नॉर्मल इलेक्शंस में जीतना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर बल्दियाती इलेक्शन नून लीग जीत जाती है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में JUI आगे रहती है, तो फिर तो आपके हाथ में होगा क्या? पीटीआई के हाथ में फिर क्या होगा? अब ये जो सिचुएशंस है, तो न्यूट्रलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ये ऑपोजिशन को वेट भी दे सकती है, ठीक। और अगर वो न्यूट्रलिटी उन्हें नजर नहीं आती तो इमरान खान के लिए सेफ पैसेज भी नजर आता है। ये एक ऐसी सिचुएशंस है जिसमें बहुत से लोग, और ये बात ठीक है कि 4-5 लोगों को असल गेम प्लान पता है, लेकिन मामला वहीं होगा, क्योंकि जो अगर हम अगेन क्रिकेट के उस पर आते हैं, ठीक, तो अपील हुई है। अपील अभी थर्ड अंपायर के पास है। थर्ड अंपायर का देखना है कि ग्रीन लाइट जलती है कि रेड लाइट जलती है। सही है, इंटरेस्टिंग। मैं सर एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद अब ये जो अवामी प्रेशर की बात हो रही है और ये जो अवामी मसाइल हैं, ये जो मईशत के मसाइल हैं, ये जो महंगाई है, क्या अपोजिशन अवाम को वाकई सड़कों पे ले आ पाएगी और एक तहरीक जो है वो शुरू कर पाएगी? इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये फाद साहब, अब चूंकि बात हो रही है कि अपोजिशन के पास टाइम कम है, 9 दिन रह गए हैं अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को, यानी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को, और अब 1 हफ्ता अगला है, तो आपको लगता है तरीके अदम एतमाद आ पाएगी इस 1 हफ्ते में? देखिए, 1 हफ्ता तो मेरे ख्याल में बहुत ही टाइट है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है उसमें जाहिर बात है उन्होंने फैक्टर इन तो किया हुआ है कि भाई अगर हमने उसकी टाइमिंग जो है वो कैसे लानी है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी होगा वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होगा। उसमें जरदारी साहब जो हैं वो की प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो उस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर जो अभी जाहिर बात है ये हम तो नहीं कह सकते कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो उसमें मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि जी क्योंकि लॉन्ग मार्च हो रही है तो हमारी टाइमिंग गलत हो गई है। ये पहले से अनाउंस था, तो इन्होंने आपस में कैलकुलेट कर लिया। और चूंकि लोग सड़कों पे बकौल पीपल्स पार्टी के हम तैयारी में हैं और अच्छा हम क्राउड ले आएंगे, अगर वो ले आते हैं और मूव होती है, तो क्या जो MNAs हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा?
मेरे ख्याल में इतना नहीं होगा, क्योंकि जिन बुनियादों पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही है और नंबर्स बनाए जा रहे हैं, वो उसमें पब्लिक का प्रेशर जो है वो एक बैकग्राउंड नॉइज है, ऊपर से ऐड कर रहा है, लेकिन असल चीज जो है वो कुछ और है, असल फैक्टर्स कुछ और हैं। और अगर कुछ एमएनएल जो हैं वो आगे से पीछे होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं है कि जी कितने लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उनकी और वजूहात हैं। और खासतौर पर जो अभी जिक्र हुआ कि उसमें से एक बड़ी वजह ये है कि कल को हमारे करियर का क्या होना है, हमें इलेक्शन में जाना है, हमारे पास कौन सा टिकट होना चाहिए अगर हमें जीतना है। तो ये मामलात हैं जो ज्यादा पर्सनल नेचर के हैं, उनकी बुनियादों पे ही फैसले होते हैं। अच्छा, और मसब क्या ये जैसे आज फहद साहब ने लिखा है, पूछना उनसे चाहिए लेकिन आपसे भी पूछ रही हूं कि ये क्या वाकई कॉल्स भी आने का सिलसिला बंद हो गया है? और अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि और न्यूट्रल एम्पायर चाहेगा कि ठीक है जो भी सियासत करे इस वक्त और जो भी विन करे हम उसके साथ खड़े होंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा? ये भी बहुत बड़ा मैसेज नहीं होगा रूलिंग एलीट के लिए कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल है, उसका सियासी असर भी होगा? देखिए, जाहिर है इस चीज का, अगर कॉल्स आनी बंद हो गई हैं और कॉल्स नहीं आ रही और लोगों से ये कहा गया है कि जी आप अपने तय खुद फैसला करें, तो डेफिनेटली फिर वो जो मैसेजिंग है वो बिल्कुल स्ट्रांगली जाएगी और वो जाएगी, वो टिल्ट होगा टुवर्ड्स ऑपोजिशन कि अगर ये चीजें बंद हो गई हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंटरलिंक्ड हैं। जाहिर है बेसबब तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च आप जाके वहां एक दिन की तकरीर करके खत्म हो जाएगा। और जाहिर है पीपल्स पार्टी का कभी भी ये वो नहीं रहा है कि वो जाके धरना देते हैं, पीपल्स पार्टी धरने नहीं देती, तो और पीपल्स पार्टी का नहीं ये प्लान है। तो जाहिर है ये जो इतने दिन हैं, क्योंकि ये 27 को वहां से रवाना होंगे और इनका इरादा ये है कि 10 मार्च तक ये इस्लामाबाद पहुंचे, ये प्लान का हिस्सा है। अब वो ये चाहते हैं कि उसके बीच में ही कुछ हो और उसके बीच में ही कोई चीज प्लान की जा रही है, यानी बिफोर 23 ऑफ मार्च और 10 मार्च के बीच में। वरना तो फिर अगर चीजें नहीं हुई हैं तो फिर शायद 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च ना हो या वो सिंध से आगे ना जाए इस चीज में। अब ये दोनों तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ भी वो कराची पे इतना ज्यादा दबाव आएगा कि घोटकी से जो पीटीआई, हालांकि पीटीआई सिंध में बड़ी तकसीम हो गई है इस वक्त, पीटीआई के कई ओहदेदार जिनको अली जैदी साहब ने अपॉइंट किया था उन्होंने इस्तीफे दे दिए, इंक्लूडिंग अली मादिल शेख, इंक्लूडिंग जो एक जुनेजो साहब हैं और कोई 4-5 ओहदेदार हैं। तो पीटीआई जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सिंध में बड़ी शिकार है। लेकिन मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंटरलिंक्ड है। अब देखना ये कि कौन बेहतर पत्ते खेलता है। अच्छा, अब ये जो कॉल वाला है, फिर मैं जनरल साहब पे वाइंड अप करूं, ये कॉल्स वाकई नहीं आएंगी, अब लगता है ऐसे आपको? देखिए, ये एक असेसमेंट है। जो फैक्ट है जो मैंने भी लिखा है वो ये है कि जाहिर बात है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में तो ये हुआ है और उसके बाद से हमें इस तरह की बातें सुनने में भी नहीं आई हैं। तो लग तो ये रहा है कि वो जो सिलसिला था वो अब बहुत हद तक थम गया है, कल को फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन ये जो विंडो खुली हुई है उसमें लगता ये है कि मैसेज ये है कि जी अब आप अपना काम खुद संभालें, एक आजाद खेल होगा बज़ाहिर ये लग रहा है, और एम्पायर वाकई न्यूट्रल रहेगा। बज़ाहिर ये लग रहा है। अगेन न्यूट्रलिटी की जो बात हो रही है उसके मुख्तलिफ शेड्स हो सकते हैं कि वो क्या है, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से मुकम्मल एक सपोर्ट थी, अब थोड़ा सा लगता है कि कदरन कुछ कदम पीछे लिए गए। जनरल साहब, अब जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो है ही, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ेंगी, महंगाई में बहुत इजाफा हो चुका है और भी होना है, तो जाहिर है कि अपोजिशन तो इसको कैश कराना चाहेगी, यही उनका काम भी है। हुकूमत इसको कैसे डील कर सकती है सर? असमा, बात यह है कि देखें, मैं समझता हूं कि तमाम सियासतदान इलेक्शनों से इतने ही खौफजदा होते हैं जितना बड़े से बड़ा बैट्समैन फील्ड में जाते हुए होता है। उसको नहीं पता होता कि मैं पहले बॉल पे आउट हो जाऊंगा या सेंचुरी कर जाऊंगा, चाहे बाबर आजम ही क्यों ना हो। तो इंतखाबात ऑप्शनल हों तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस वक्त असेंबलीज में बैठे हैं वो नए इंतखाबात में जाना नहीं चाहेंगे अनलेस उन्हें कोई मजबूर कर दे। दूसरी बात, कोई भी लॉन्ग मार्च आज तक आर्मी की इंटरफेरेंस के बगैर कामयाब नहीं हुआ मेरे इस मुल्क की तारीख में। जब भी कोई हुआ है इंटरफेरेंस ही हुई है और उसका नतीजा फिर क्या निकला है वो भी सबने देखा है। तो मैं नहीं समझता कि इन इट सेल्फ लॉन्ग मार्च या ट्रैक्टर मार्च कुछ करने जा रहे हैं और इसकी वजह से कोई हुकूमत गिर सकती है, ऐसा भी होने नहीं जा रहा। सही। और अगर ये जो बार बार बात की जा रही है न्यूट्रलिटी की, टेलीफोन आने या ना आने की,
अगर न्यूट्रलिटी इंस्टेबिलिटी का सबब बनती है और जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक बेहतरी की तरफ जा रही है, जो बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त हैंडल हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान में सिचुएशन है, जो रीजनल और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट है, दे डिमांड स्टेबिलिटी। और मेरे ख्याल में अगर न्यूट्रलिटी इंस्टेबिलिटी का सबब बनती है तो फिर आर्मी ये मलबा अपने ऊपर नहीं गिराएगी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, गॉड नोज बेटर। यानी कि हालात के तनाजुर में फैसला किया जाएगा और कभी भी इस सूरत के अंदर जो है वो किसी एक पार्टी का हिस्सा मेरे ख्याल में मुल्क की जमहूरियत के लिए और जो ओवरऑल रीजनल एनवायरमेंट है, इसके लिए हुकूमत का 5 साल पूरे करना ही बेहतर ऑप्शन है, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और तमाम अदारों के लिए। दिस इज हाउ आई थिंक। और वजीर आजम भी पूरे करेंगे, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम होंगे अगर 5 साल पूरे करते हैं खान साहब तो? देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, हो सकता है ये उसमें पूरे कर जाएं। आपको लगता है सर? देखिए, इस वक्त तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मुश्किल लग रहा है। मैं ये भी यानी मेरे ख्याल में हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर ये वाला जो चैलेंज आया है इसको अबूर कर लेते हैं और बच भी जाते हैं तो कल को वो अपनी एडवांटेज कैलकुलेट करते हुए इलेक्शन खुद भी पहले जल्दी कॉल कर सकते हैं। और जिस तरह की हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन गई है इस वक्त, यानी सारे पिलर्स ही आप कह रहे हैं, 1 पेज भी नहीं रहा, मीडिया के साथ भी लड़ाई है, जजों को भी छेड़ा हुआ है, तो उस सूरत में भी आपको लगता है कि सब होगा? देखिए, मेरे ख्याल में अगर ये वाला क्राइसिस जो अवर्ट हो जाता है तो उसके बाद चंद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में अपने सामने रखेंगे। उसमें एक तो चंद एक अपॉइंटमेंट्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए कि अगर अगला साल चढ़ता है तो उसके बाद फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे लिए बेस्ट टाइम कौन सा बनता है इलेक्शन के लिए, और मुझे अगर और उन्हें लगता है कि जी अगर 6 महीने पहले करा लिए जाएं तो उससे हमें फायदा तो मुमकिन है वो हो जाए। लास्ट कमेंट सर, मजहर साहब, ये आपको लगता है कि अपोजिशन की ये कोई बहुत अच्छी मूव नहीं होगी कि जून के बजट से पहले वो हुकूमत गिराना चाहेंगे, क्योंकि जून में तो बजट होगा, मुझे वो तो भी बोझ नहीं उठाना चाहिए? हाँ, मुझे आसमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव ही सही नहीं लग रही, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप बल्दियाती इलेक्शन जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, पंजाब में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी यही प्रेडिक्शन आ रही है, तो आप क्यों इस एक्सरसाइज में जा रहे हैं जहां रिस्क है? लेकिन वजीर आजम के लिए पेश नजर 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, एक जाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है और दूसरी 2023 में चीफ जस्टिस कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मारूफ तरीन तबसरा निगारों के बाद कोई तबसरा बनता नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आने वाले, हमेशा ही कहते हैं 2 या 3 हफ्ते या 3 महीने बहुत अहम है, लेकिन वाकई वो अहम हैं और होते हैं। सो अब सारी मूव्स जो हैं ये देखते हैं कि किस मैदान में आएंगी और खिलाड़ी कौन कौन से कितना घेरा तंग करेंगे और कप्तान कितना टफ टाइम देंगे। नर्व्स की, आसाब की जंग है, कौन जीतेगा ये देखना जरूरी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।